अस्सलाम वालेकुम। इक़्तिदार छोड़ने के बाद इमरान खान का CNN को हंगामा खेज इंटरव्यू, ये क्या कहानी है ये आपको तफसीलन बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इक़्तिदार के रिजीम चेंज में इक़्तिदार छोड़ने के बाद इमरान खान ने CNN को इंटरव्यू दिया है जिसमें अमेरिका की बैंड बजा दी है। उसने बेकी ने मुख्तलिफ सवालात पूछे और एक सवाल ये था कि क्या आप समझते हैं कि रिजीम चेंज के पीछे अमेरिका का हाथ है। उसने फिर पूरी तफसील से बता दिया। इमरान खान ने कहा कि डोनाल्ड लू ने हमारे सफ़ीर को जो धमकी दी थी वो हमें मिल गई थी, और उससे बहुत पहले अमरीकी सफारत खाना हमारी पार्टी के जो बैंक बेंचर थे, जो हमसे नाराज़ थे, उनसे मुलाकातें इसी तरफ इशारा कर रही थी कि जितने लोगों से अमरीकी सफारतकारों ने मुलाकातें की वही लोग फिर बाद में जाके हमारे मुखालिफ हो गए, मुनहरिफ हो गए, लोटे बन गए और हुकूमत गिराने का सबब बन गए। ये बग़ैर अमरीकी मुदाखलत के मुमकिन नहीं था। उनको इकट्ठा करने के लिए फिर यहाँ पे जो लोकल मीर जाफ़र और मीर सादिक थे उन्होंने किया। दूसरा एक अहम सवाल उनसे पूछा कि क्या आपको रूस जाने पे शर्मिंदगी है। उसने कहा कि मुझे अपने 22 करोड़ अवाम की फ़िक्र है, और हम जब रूस जा रहे थे तो हमें पता नहीं था, रूस का दौरा तो बहुत पहले से तय था, हमें ये पता नहीं था कि हमारे पहुंचते ही रूस यूक्रेन पे हमला कर देगा। और साथ में ये भी कहा कि जंगों का तो मैं शुरू से ख़िलाफ़ हूँ, और ये इस बात की सबूत है कि 20 साल से वो अफ़गानिस्तान जंग के मुखालफत में है, और वो कह रहा है कि इस जंग का कोई फ़ौजी हल नहीं है, इसका सियासी हल ढूंढिए, डायलॉग कीजिएगा, तब इस अफ़गानिस्तान का मसला हल होगा। यही मौक़िफ़ उसका यूक्रेन के हवाले से भी था। और लेकिन उसने साथ में ये कहा कि मुझे अपनी आवाम की फ़िक्र है। रूस हमें 30% पे सस्ती गंदम और ऑयल दे रहा था, और आपने हमें दबाव डाला कि आप वहाँ से न लें। और वही जो इंडिया है वो क्वाड में इनका हलीफ है, और उसने वही डील की। हिंदुस्तान ने रूस से सस्ती गंदम ली, सस्ता तेल दिया, और अब अपने मुल्क में तेल की कीमतें कम की। लोग अपनी आवाम की सोचते हैं, मैं अपनी आवाम की सोच रहा था। अब हिंदुस्तान को तो आपने कुछ नहीं कहा और हमें आप दबा रहे थे, या मेरी हुकूमत बदलने में आपने किरदार अदा किया। फिर उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों है, या आप अमेरिका को अपना दुश्मन समझते हैं। उस इमरान खान ने जवाब दिया कि ट्रंप इंतज़ामिया के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन जैसे ही वो चेंज हो गई और अफ़गानिस्तान में अपनी शिकस्त का मलबा हम पे डालने के लिए बाइडन इंतज़ामिया ने मुझे नहीं पता कि क्यों रब्ता नहीं किया, जबकि सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेयर पाकिस्तान था, और पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान से निकलने में बहुत सारे ममालिक की मदद की, लेकिन बाइडन इंतज़ामिया ने हमसे कोई रब्ता नहीं किया। इस तरह के इंटरव्यू पे बहुत ज़्यादा तबसरे हो रहे हैं, और मेरे ख़्याल में ये जो अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के इमरान खान ने CNN को इंटरव्यू दिया है, पाकिस्तान में बड़े बड़े सियासतदान कमरों या ड्राइंग रूम में चुप के भी ऐसी बातें नहीं कर सकते कि कहीं अमेरिका नाराज़ न हो जाए। ये ऐसे ही लोग बहादुर लीडर कर सकते हैं जिनके मुफादात अपने मुल्क और अवाम के साथ हों, जिनके मुफादात अमेरिका और यूरोप और बरतानिया में जिनकी जायदादें हों। वो लोग इस तरह की बातें नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी बात थी, और यूरोप को भी और अमेरिका को भी अवाम को अब पता चलना चाहिए कि अमेरिका दूसरे मुल्कों में हुकूमतें चेंज करने में कितना बड़ा किरदार अदा करते हैं कि जो लोग उनकी बातें नहीं मानते। इमरान खान ने ईरान में मुसद्दिक रिजीम चेंज का भी जिक्र किया कि जिस शर्मनाक
طریقے سے مصدق کی حکومت گرائی گئی. تو یہ امریکہ کی ہسٹری ہے کہ وہ اپنے جو لوگ اس کی غلامی نہیں کرتے یا بات نہیں مانتے یا ان کی پالیسی پہ نہیں چلتے، ان کی حکومتیں گرانے میں ایک کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ امریکہ تو اپنے مفادات دیکھتا ہے، یہاں پہ جو لوکل میر جعفر اور میر صادق ہے وہ کیوں اعلی کار بنے، یہ بڑا سوال ہے. اور اس میں اداروں میں کچھ شخصیات بھی تھی جن سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اور یہ بڑی بدقسمتی ہے جس کی وجہ سے رجیم چینج سے پاکستان معاشی طور پر انتہائی مشکل دور سے گزر رہا ہے. سیاسی بے چینی ہے، انویسٹرز نے اپنے ہاتھ کھینچ لیے ہیں، دوبارہ انویسٹمنٹ یہاں لانا بہت بڑا مشکل ٹاسک ہے. IMF ہم پہ اعتبار نہیں کر رہا، دوست ممالک ہمیں پیسے نہیں دے رہے، ہمارے پڑوس میں سری لنکا ابھی دیوالیہ ہوا ہے. اگر یہی حالات رہے، سیاسی بے چینی رہی، معاشی صورتحال ابتر رہی، تو ہم بھی اللہ نہ کرے کہ ہم بھی دیوالیہ کی طرف جائیں، جو بہت بڑی بدقسمتی ہوگی. سری لنکا تو بہت چھوٹا ملک تھا، پاکستان 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، جو اگر ڈی سٹیبلائز ہوا تو یہ اس خطے کے لیے بڑی تباہی لے کے آئے گا. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین.